तभी सबको चौंकाते हुए अभय ने अपना डायमंड कार्ड निकाला। ये अभय के पास डायमंड कार्ड कैसे आया? अभय अमीर तो है, पर इतना? सबके दिमाग में अभय को लेकर हजारों सवाल पैदा हो चुके थे। अभय ने जल्दी से अपनी बिलिंग कराई और सानिया के साथ दुकान से बाहर निकल गया। सानिया और अभय जैसे ही कार के पास पहुंचे, तभी अभय की नजर सामने वाली कार पर गई। अभय चौंक गया। उसके मुंह से बस यही निकला, कप्तान साहब। अभय ने मार्केट में एक कार देखी और उसमें बैठे एक आदमी को देखकर वो हैरान रह गया। अभय सड़क के पार उस कार की तरफ जाने लगा, लेकिन कार वहां से गायब हो चुकी थी। उसने कुछ बहुत जरूरी खो दिया था। वो आदमी जो सड़क के उस पार था, पर वो था कौन? किसने अभय को इतना बेचैन कर दिया था? दिन भर अभय को ये बेचैनी होती रही और शाम को कशिश की बर्थडे पार्टी में जाने का टाइम भी आ गया। कशिश की बर्थडे पार्टी मैरियट होटल में थी। कशिश बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो अपने सारे गेस्ट के पास जाकर उनसे उनका हाल पूछ रही थी। तभी अचानक से कशिश की नजर होटल के डोर पर पड़ी। उसने देखा कि होटल के अंदर अभय और सानिया एक साथ आ रहे थे। वो अभय को गले लगाते हुए बोली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हैप्पी बर्थडे कशिश। सानिया ने कशिश को गले लगाकर कहा, हैप्पी बर्थडे कशिश, लुकिंग वेरी प्रिटी। ठीक उसी वक्त सानिया और अभय को एक आवाज सुनाई दी, हैप्पी बर्थडे कशिश। ये दीपक की आवाज थी। कशिश ने उस ओर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि दीपक के साथ अनुराग, सूर्या और राज राव भी थे। लेकिन उन्हें तो कशिश ने बुलाया ही नहीं था और दीपक के सामने वो बोल भी नहीं सकती थी। तभी स्टेज पर खड़े एक आदमी ने जोर से अनाउंस किया, हेलो एवरीवन, आप लोग प्लीज स्टेज के पास आ जाइए, केक काटने का वक्त हो चुका है। कशिश ने जैसे ही अपना केक काटा, गिफ्ट्स दिखाने का सिलसिला चालू हो गया। कोई कशिश के लिए डायमंड रिंग लेकर आया था तो कोई नेकलेस। सबके गिफ्ट्स बहुत ज्यादा सुंदर और काफी महंगे थे। फिर जैसे ही अभय के गिफ्ट की बारी आई, सब ध्यान से उसे देखने लगे और जैसे ही गिफ्ट सबके सामने आया, अनुराग जोर से चिल्लाया, ये तो रेड डायमंड से बना ब्रेसलेट है, क्या ये असली है? दीपक ताना मारते हुए बोला, अनुराग, अभय पैसे वाला है, पर इतना भी नहीं कि रेड डायमंड ही खरीद ले, कॉपी होगा। अगर असली है तो हो सकता है इसने चुराया हो। ये सुनकर सभी हंसने लगे, लेकिन सानिया से अभय की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। एक्सक्यूज मी, ये ब्रेसलेट अभय ने मेरे साथ खरीदा है, पूरे 50 लाख का है। थैंक यू सो मच अभय, बहुत सुंदर है, बेस्ट गिफ्ट ऑफ माई लाइफ। इसीलिए नहीं कि ये एक्सपेंसिव है, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये रेयर है। तभी अभय के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया और दूसरी ओर से एक आदमी की आवाज आई, अभय, कप्तान हमारे कब्जे में है, अगर उसकी जान बचानी है तो पुरानी फैक्ट्री आ जा। ये सुनते ही अभय को जैसे झटका सा लगा और किसी से बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया। अभय जल्दी से पुरानी फैक्ट्री पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि एक 50 की उम्र के आदमी को एक कुर्सी से बांधकर रखा गया था और वो बेहोश था। उसे जगह जगह चोटें भी लगी हुई थी। उसे इस हालत में देखकर अभय चिल्लाते हुए उसके पास भागा, कप्तान साहब। कप्तान साहब अभय और बाकी नाइट फाइटर्स के गाइड थे और अभय को इस ग्रुप में शामिल भी उन्होंने ही किया था। अभय उन तक पहुंचा भी नहीं था कि तभी हाथ में गन लिए एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही अभय उसे पहचान गया और चौंक कर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? हंटर गैंग के तो सभी लोग मारे गए थे। वो आदमी अभय को घूरते हुए बोला, ये तुम लोगों की गलत फहमी थी अभय। जब तक हमारा लीडर जिंदा है, हमारा ग्रुप कभी खत्म नहीं हो सकता। तुझे ढूंढने के लिए इस बुढ़े को उठाना ही पड़ा। बहुत बच लिया तू, अब नहीं बचेगा। इतना सुनते ही अभय ने पलक झपकते ही उस आदमी को एक मुक्का मारा और वो बेहोश हो गया। अभय ने कप्तान साहब को गाड़ी में बिठाया और हंटर गैंग के उस आदमी के हाथ पैर बांधकर उसे कार के डिग्गी में डाल दिया। हॉस्पिटल के रास्ते में ही कप्तान साहब को होश आ गया था। अभय, मैं ठीक हूँ, तुम वापस अपने मिशन पर जाओ। नहीं कप्तान साहब, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। हम पहले हॉस्पिटल चलेंगे। मुझे सुबह से लग रहा था कि मुझे कहीं कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई, पर वहाँ आप सच में थे। हाँ, मैं वही था, तुमसे मिलना चाहता था, कुछ बताना था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसीलिए मैं वहाँ से निकल गया। और फिर हंटर गैंग के एक आदमी ने मुझे सर पर डंडा मारकर बेहोश कर दिया। अभय गुस्से में बोला, वो बेवकूफ टिक्की में है, उससे मुझे उनके लीडर के बारे में पता करना पड़ेगा। पर आप मुझे क्या बताना चाहते थे? कप्तान साहब के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। लॉटस गैंग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गया है। उनका मकसद तुम्हें खत्म करना है अभय, और ये काम रेड रोज को सौंपा गया है। कप्तान साहब, आप मुझे जानते हैं, दुश्मन के वार से पहले मैं पलटवार कर देता हूँ, चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। अभय ने कप्तान साहब को हॉस्पिटल छोड़ा और फिर अपने एक सेफ हाउस पर उस हंटर गैंग के आदमी को बांधकर वापस पार्टी में चला गया और वहाँ उसकी मुलाकात दिवेश सिंह कहानिया से हुई। दिवेश रॉयल बैंक के प्रेसिडेंट का बेटा था।
और कशिश को अपना बनाना चाहता था। अभय को जैसे ही सानिया ने पार्टी के अंदर देखा, वो हैरानी के साथ उसके पास गई और बोली, ऐसे अचानक कहाँ चले गए थे? तभी दिवेश सिंघानिया की आवाज आई, बेचारा 50 लाख का कर्जा उतारने गया होगा। जोश जोश में महंगा गिफ्ट ले लिया, पर ये नहीं सोचा कि पैसे चुकाएगा कैसे। एनाफ है, वैसे तुम्हारा क्या है, खून करके भी कमा लोगे। मैंने सुना मर्डर के बारे में। ये सुनते ही अभय ने दिवेश को जोरदार थप्पड़ लगा दिया। उसकी आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा और सभी की आंखें फटे की फटी रह गई। अभय पार्टी से निकला और सानिया को छोड़कर सीधे सेफ हाउस पहुंचा, लेकिन ये देखकर चौंक गया कि वो आदमी अब वहां नहीं था। तभी अचानक से अभय के फोन की घंटी बजी। अभय ने जैसे ही फोन उठाया, उसको एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो फोन किसी और का नहीं बल्कि उर्वशी ने किया था। एक गेम खेलोगे अभय? साफ साफ कहो उर्वशी, कहना क्या चाहती हो? लोकेशन भेज रही हूँ, मिलने तो आओ अभय, सब बताती हूँ। ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैड ऐस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।